हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैरिटी फॉर सीजीपीएससी। मैं हूं वंशिका। आज से हम इकोनॉमिक सर्वे स्टार्ट कर रहे हैं। ये लेक्चर 1 है। सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे। ये जो हम इकोनॉमिक सर्वे का डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअल में है क्या? ये एक टाइप का कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जहाँ पे मल्टी सेक्टोरल एनालिसिस देखने को मिलता है। हमको दो पैरामीटर्स जो हैं इनमें देखना है मल्टी सेक्टोरल एनालिसिस कैसा रहा। पहला इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा है सोशल डेवलपमेंट। आपको ये समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा, आप शांति से सुनते रहिए, लास्ट तक आप लेक्चर को देखिएगा। हर एक पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स भी हैं, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। इसको पब्लिश कौन करता है? इसको डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पब्लिश करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में काम करते हैं। पब्लिश किया जाता है बिफोर बजट। हम ये देखते हैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे के बीच में डिफरेंस क्या है। हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज आपको नेक्स्ट मंथ एक ट्रिप पे जाना है, तो आप एक बजट बनाएंगे कि आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट इतना लगने वाला है, आपको होटल में इतना एक्सपेंस करना है, आपको फूड में इतना खर्चा करना है, आपको शॉपिंग में इतना खर्चा करना है। सारी चीज़ों का आप जब एक बजट बना लेंगे उसके बाद आप ट्रिप पे जाएंगे। अभी आप ट्रिप पे गए नहीं है लेकिन आप एक बजट बना रहे हैं। सेम चीज़ क्या होता है गवर्नमेंट भी करती है। गवर्नमेंट को नए नए पॉलिसीज़, नए नए स्कीम्स लेके आने होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन में आपको कुछ चीज़ें करनी है, आपको हेल्थ सुधारना है, तो आप क्या करोगे? एक बजट एलोकेशन करोगे कि नहीं, मुझे एजुकेशन में इतना पैसा खर्चा करना है अगले साल, हेल्थ में इतना पैसा खर्चा करना है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट किस में करती है? बजट में। अब आप पैसा खर्चा कर लिए, लेकिन नेक्स्ट ईयर उसको रिव्यू भी तो करना है ना, कि आपने एक्सपेंस बनाया कि ₹100 आप नेक्स्ट ईयर खर्चा करने वाले हो, लेकिन आप नेक्स्ट ईयर उसको अगर रिव्यू ही नहीं करें, आप उसका लेखा जोखा नहीं देखे कि क्या सच में आपका ₹100 खर्चा हुआ या नहीं हुआ, या कुछ पैसे आपके पास बचे, या इतना सफिशिएंट था या नहीं था, वो सब हम किस में देखते हैं? इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे को आप इस तरीके से समझिए कि एक टाइप का एनालिटिकल रिपोर्ट है। ठीक है। एनालिटिकल रिपोर्ट है तो इसमें हम क्या करेंगे? पिछले साल, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने जितना भी खर्चा किया है, हम हर एक पॉलिसी का क्या करेंगे? परफॉर्मेंस देखेंगे। किसी भी पॉलिसी का परफॉर्मेंस हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं। पहला, कि हमने जो फंड एलोकेट किया है इस पॉलिसी के लिए, क्या वो फंड यूटिलाइज हुआ या नहीं हुआ। दूसरा, हम देखेंगे कि जिस पर्पस से इस पॉलिसी को लाया गया था, क्या वो पर्पस फुलफिल हो रहा है या नहीं। तो जब हम फंड की बात करेंगे तो हम क्या देखेंगे? इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि ये फंड एलोकेशन सही था या नहीं था। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के पैरामीटर्स पे हम चेक करेंगे। दूसरा था पर्पस। गवर्नमेंट कोई भी स्कीम क्यों लेके आएगी? सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए। ठीक है। तो उससे हमारा जो सोशल डेवलपमेंट का कार्य है, या जो सोशल डेवलपमेंट हमको करना था, वो फुलफिल हुआ या नहीं हुआ, ये हम किस में देखेंगे? तो हम ये पर्पस के फॉर्म पे देखेंगे। ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या है? अगर हम वन वर्ड में इसको समझें या वन वर्ड में कंक्लूड करें तो दिस इज अवर पास्ट एंड बजट इट इज अवर फ्यूचर। ठीक है। आने वाले समय में कहाँ कितना पैसा खर्च करना है ये हम बजट में देखेंगे। पिछले साल हमने जो भी खर्चा किया है उस खर्चे का जब हम लेखा जोखा करेंगे, हम रिव्यू करेंगे, एक रिपोर्ट बनाएंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक सर्वे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे में सबसे स्टार्टिंग में ही ओपी चौधरी सर के द्वारा दिया गया एक संदेश, उसके बारे में दिया गया है। ठीक है। इसको भी हम पढ़ते हैं। इनमें से भी कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम अपने आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं, और इन टॉपिक्स को भी हम आने वाले मेंस के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला गया है, इन द न्यू ईयर ऑफ 2026 द स्टार्टअप पॉलिसी हैज बीन मेड मोर इफेक्टिव टू एम्पावर इनोवेशन बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप, जॉब क्रिएशन, लोकल वैल्यू चेन्स। ठीक है। इससे आपको क्या समझ में आया? स्टार्टअप पॉलिसी पे इम्फेसिस दिया जा रहा है। तो अब आपको स्टार्टअप पॉलिसी, ये जो आपको टॉपिक मिल रहा है, ये आपको प्रिपेयर करना है। ये आपका इकोनॉमी में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की जो स्टार्टअप पॉलिसी है उसके बारे में आप बताओ, या फिर आपको ऐसे भी इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। इसमें आपको इनोवेशन बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप, जॉब क्रिएशन और लोकल वैल्यू चेन्स के बारे में बात करना है। ठीक है। नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट्स इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस through initiatives like GST 2.0, e-office and transparent governance has been given new momentum to investment and entrepreneurship। ठीक है। यहाँ से आपको सेकेंड टॉपिक मिल रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, तो ये तीन जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स, GST 2.0, ई ऑफिस और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, इसके बारे में आपको बात करना ही है, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट इज कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन अ कोऑर्डिनेटेड मॉडल ऑफ पीस, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। ये जो पीस, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट है, अगर आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ने आता हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पीस, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट
इससे रिलेटेड छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, वो कौन सा है? ठीक है, नेक्स्ट है टारगेटेड इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, ग्रीन एनर्जी एंड डिजिटल इकोनॉमी इज स्ट्रेंथनिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द स्टेट। फिर से हमको यहाँ पे दो टॉपिक्स मिल रहे हैं, एक है ग्रीन एनर्जी, दूसरा है डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स भी आपको प्रिपेयर करना है। फिर क्या आता है, आई एम कॉन्फिडेंट दैट थ्रू द कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेट, a strong policy framework and citizen participation, Chhattisgarh will emerge as a progressive, self-reliant and inclusive state while achieving the goals of Vision 2047। ये जो लाइन है यहाँ से, थ्रू द कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से विजन 2047, इसको आप एज इट इज़ अपने कंक्लूडिंग लाइंस की तरह यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई ऐसे पूछ रहा है, उसमें आपको कंक्लूजन नहीं समझ में आ रहा है, आप एज इट इज़ ये लाइन को रट्टा मार के चले जाइए, आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से हमने क्या क्या देखा, स्टार्टअप पॉलिसी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल इकोनॉमी। ये 4 टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करना है, और ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर देंगे आप कमेंट सेक्शन में। इसके बाद हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है, इसमें टोटल 17 चैप्टर्स हैं। हर एक चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर है आर्थिक स्थिति एक समीक्षा। ठीक है, हम टॉपिक वाइज चलेंगे, हम चैप्टर वाइज चलते जाएंगे। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे आर्थिक स्थिति एक समीक्षा से, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 है इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ रिव्यू या फिर आर्थिक स्थिति एक समीक्षा। इसमें क्या दिया गया है, सबसे स्टार्टिंग में ही दिया गया है कि स्टेट का जो फॉर्मेशन है उसको इस साल 25 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, तो हम इस साल सिल्वर जुबली जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या दिया गया है कि पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति जो आय है वो है हमारी 179,244 रुपीज। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? हमारा जो स्टेट का टोटल जीएसडीपी है उसको हम डिवाइड करते हैं स्टेट के टोटल पॉपुलेशन से। ठीक है, तो हमको जो वैल्यू निकल के आती है उसको ही हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, मतलब प्रति व्यक्ति आय। वो हमारी कितनी है? 179,244 रुपीज। ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम जीएसडीपी क्या होता है, जीएसडीपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। जीएसडीपी का मतलब होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जीएसडीपी जो है वो टोटल मॉनेटरी वैल्यू होता है जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, प्रोड्यूस हो रहे हैं विद इन द स्टेट, मतलब स्टेट की बाउंड्री के अंदर, और साथ में एक साल में। हमारे पास दो चीजें हैं, स्टेट की बाउंड्री और हमारे पास टाइम कितना है, एक साल का। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रोड्यूस्ड को हाईलाइट किया है। ठीक है, कोई भी चीज का जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो हम 3 सेक्टर्स में प्रोडक्शन हो सकता है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज आएंगी। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में हमारा आएगा इंडस्ट्री, टर्शरी सेक्टर में आता है सर्विसेज। अब डेफिनेशन तो हमको समझ में आ गई, जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन स्टेट इन 1 ईयर। ठीक है, ये तो डेफिनेशन है। अब हमको ये देखना है कि हम इसको मेंस के अपने आंसर राइटिंग में यूज कैसे करेंगे। इसके लिए हमको और भी डिफरेंट डिफरेंट जो फैक्ट्स हैं वो याद करना है। अब मैंने आपको बताया जो तीनों सेक्टर्स हैं, तीनों सेक्टर्स का मिला के जितना प्रोडक्शन होगा वही हमारा जीएसडीपी है। अगर हम इसको सिंपल टर्म्स में बोले तो मतलब हमको एक एक सेक्टर का जो है वो कंट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा कि हर एक सेक्टर जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे स्टेट के जीएसडीपी में। तो जो सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है जिसमें एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज आती हैं वो कंट्रीब्यूट करता है 20.64%। सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन है 46.59 और टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन है 32.77%। इसको आप एक निमोनिक के थ्रू याद रख सकते हो, ISA। जब भी कंट्रीब्यूशन की बात आएगी तो आपको ये याद रखना है ISA, मतलब सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री का, फिर आता है सर्विसेज, फिर आएगा एग्रीकल्चर। अब इनके फैक्ट्स भी याद कर लेते हैं। पहला है 46.59% इंडस्ट्री का, फिर 32.77 सर्विसेज का, एग्रीकल्चर का आएगा 20.64%। ठीक है, हमने पर कैपिटा इनकम कितना याद किया था? 179,244। ये आपको भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो, जो जीएसडीपी है हमारा उसको हम 2 प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हैं। एक होता है करंट प्राइस, एक होता है कांस्टेंट प्राइस। अब ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? हम कौन से ईयर को हमारा बेस ईयर कंसिडर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम करंट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर कांस्टेंट प्राइस पे।
जब हम जीएसडीपी को करंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं तो हम इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, या फिर जब हम स्टेट का कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉमिनल जीएसडीपी। वैसे ही जब कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं हम तो उसको बोलते हैं रियल जीएसडीपी। अब बेस ईयर क्या होगा इनका, करंट प्राइस में हम जब कैलकुलेट करते हैं, तुम जो लास्ट ईयर, सपोज हम इस साल का अगर कैलकुलेट करेंगे 2026-27 का, तो हम बेस ईयर कंसिडर करेंगे 25-26 को, ठीक है। लेकिन जब हम कांस्टेंट प्राइस में कैलकुलेट करते हैं तो हम बेस ईयर कंसिडर करते हैं 2011-12 को, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि हम जीएसडीपी को दो बार क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, एक करंट प्राइस पे भी और एक कांस्टेंट प्राइस पे भी। हम चाहें तो सिर्फ एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं ना जीएसडीपी की, और वही वैल्यू हम याद कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम ये दो वैल्यूज क्यों कैलकुलेट करते हैं और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हम कंसिडर कर रहे हैं शुगर को, हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि शुगर सिर्फ हमारा जो पूरा स्टेट का इकोनॉमी है वो सिर्फ शुगर पे डिपेंडेंट है, एक ही प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हम ऐसा सपोज मानते हैं कि 2011-12 में शुगर का जो प्राइस था वो था 10 रुपीज़ पर केजी, और हम उस टाइम प्रोड्यूस कर रहे थे 100 किलोज। मतलब हम टोटल हमारा हम जीएसडीपी कैलकुलेट करें तो क्या होगा, 10 इंटू 100 मतलब 1000 रुपीज़ था हमारा टोटल जीएसडीपी, ठीक है। फिर आता है ईयर 2024-25, इस टाइम पे शुगर का प्राइस हो गया था 18 रुपीज़ पर केजी, और हम तब भी प्रोड्यूस कर रहे थे 100 किलोज। तो अब हमारा प्राइस क्या, हमारा टोटल जीएसडीपी क्या हो गया, 18 इंटू 100 मतलब 1800 रुपीज़ का अब हमारा हो गया जीएसडीपी। नेक्स्ट 2025-26 में इसका प्राइस फिर बढ़ के हो गया 20 रुपीज़ पर केजी, और अब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 200 किलोज, ठीक है। तो अब हमारा जीएसडीपी कितना हो जाएगा, 20 इंटू 100 मतलब 20 इंटू 200 मतलब 4000 रुपीज़। तो आप अगर सिर्फ जीएसडीपी देखोगे तो आप ये देखोगे 2011-12 में तो हमारा जीएसडीपी 1000 था, 2024-25 में 1800 हुआ, 25-26 में 4000 हो गया, मतलब हमारा जीएसडीपी जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मेथड बिल्कुल गलत है। ये अभी आपने जो ये चीज़ बोली ये क्या था, हमारा नॉमिनल जीएसडीपी आपने बताया, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि जो ये प्राइजेस बढ़ रहे हो इससे हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ा हो, ठीक है। अगर हम 25-26 का प्राइस हम फिक्स कर लें 2011-12 के हिसाब से 10 रुपीज़, तो हम ये क्या कैलकुलेट करेंगे, 10 रुपीज़ पर किलो के हिसाब से अगर हमारा प्रोडक्शन 200 केजीज हो रहा है तो हमारी वैल्यू आ रही है 2000 रुपीज़ की। मतलब सेम चीज़ का प्राइस या सेम चीज़ का जो टोटल वैल्यू था वो था 1000 2011-12 में, अब सेम चीज़ का टोटल वैल्यू हो रहा है 2000, मतलब हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है। इससे हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ा है। आपको लग रहा होगा कि मैम यहाँ पर तो सिर्फ दो ही वैल्यूज़ हैं, तो हम यहाँ पर से भी देख के बता सकते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ा है, बट एक्चुअल में जब जीएसडीपी का कैलकुलेशन होता है तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज का हमको टोटल वैल्यू कैलकुलेट करना होता है, तो हर एक चीज़ में हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए हम नॉमिनल जीएसडीपी और रियल जीएसडीपी दोनों वैल्यूज़ निकालते हैं ताकि हम कंपैरिजन कर पाएँ। अब अगर हम पिछले साल से कंपेयर करेंगे इस वैल्यू को तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नॉमिनल, और वही चीज़ जब हम इसको कैलकुलेट किए बेस्ड ऑन 2011-12 का प्राइस तो ये हमारा कौन सी वैल्यू आ गई, रियल जीएसडीपी की, ठीक है। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा, अब आपको समझ में आया होगा नॉमिनल और रियल जीएसडीपी के बीच में डिफरेंस क्या है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम नॉमिनल जीएसडीपी कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, और रियल जीएसडीपी भी कैलकुलेट कर लिए, तो दोनों में हम किस वैल्यू को हटा रहे हैं, मतलब कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके कारण इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, तो वो है इन्फ्लेशन। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं जीएसडीपी जो है कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस पे क्या क्या रहा है हमारा। कांस्टेंट प्राइस मतलब रियल जीडीपी या रियल जीएसडीपी हमारा कितना रहा है, 3.58 लाख सीआर। जीएसडीपी एट करंट प्राइस मतलब नॉमिनल जीएसडीपी, ये हमारी वैल्यू कितनी आई है, 6.31 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है। पर कैपिटा इनकम हम पहले भी सबसे स्टार्टिंग में देखे थे 179,244 रुपीस। अब इसका भी ग्रोथ हो सकता है, ठीक है, कांस्टेंट प्राइस पे भी ग्रोथ होगा और करंट प्राइस पे भी ग्रोथ होगा। हम ये जो ग्रोथ रेट है इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं पहले ये समझते हैं, फिर हम ये जो फैक्ट है उसको याद करेंगे। देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है, इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्शन इनकम ऑफ एन इकोनॉमी ओवर टाइम, ठीक है। जितना भी जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, ग्रोथ परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम इस साल का मतलब करंट ईयर को
प्रीवियस ईयर की वैल्यू से माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे प्रीवियस ईयर की वैल्यू से, उसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 100 से, तो हमको ग्रोथ परसेंटेज देखने को मिलेगा। तो वैसे ही जब हम नॉमिनल जीएसडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, नॉमिनल जीएसडीपी का ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे करंट ईयर की कौन सी वैल्यू रखेंगे, 2025-26 की। प्रीवियस ईयर मतलब 2024-25, यहाँ पे भी 2024-25 की वैल्यू रखेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो जो हमको वैल्यू निकल के आ रही है वो कौन सी है, वो वैल्यू 11.57% ग्रोथ हुआ है। ठीक है, वैसे ही जब हम कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे तो प्रीवियस ईयर में 2024-25 की जगह यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 2011-12 की, और वैसे ही डिवाइड भी हम किससे करेंगे, 2011-12 के डेटा से। ठीक है, तो अब हमारी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 8.11% की। मतलब ये जो दोनों ग्रोथ रेट्स आए हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस किसका आ रहा है हमको, इन्फ्लेशन का। अब आपको ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में क्लैरिफिकेशन मिला होगा। ठीक है, अब जो ये ग्रोथ होता है, ग्रोथ परसेंटेज है, ये तो हम ओवरऑल देखें ना, ओवरऑल जीएसडीपी में कितना ग्रोथ परसेंटेज है हम वो देखें। वैसे ही हर सेक्टर का इंडिविजुअल ग्रोथ भी हो सकता है, जिसको हम बोलेंगे सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट। तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। हमारा एवरेज जो सेक्टोरल ग्रोथ रेट है वो क्या क्या है, एग्रीकल्चर का है 5.87%, इंडस्ट्री का है 6.19 और सर्विसेज का है 5.45%। इसके लिए आपको याद रखना है IAS, आई से होगा सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है वो है इंडस्ट्री में, फिर है एग्रीकल्चर में, फिर है सर्विसेज में। ठीक है, वहीं पे कंट्रीब्यूशन के लिए हमने क्या याद रखा था, ISA। ठीक है, इन पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं इन चीज़ों को बार बार आपको याद करवा रही हूँ। और ग्रोथ रेट का देखो जो फैक्ट है, जो डेटा है, वो हमेशा छोटा रहेगा कंट्रीब्यूशन से। कंट्रीब्यूशन का क्या है, मतलब अगर हम टोटल वैल्यू देख रहे हैं तो उसमें कितना पार्ट उनका कंट्रीब्यूशन है हम वो देख रहे हैं, तो ये वैल्यू ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए इन टॉपिक से रिलेटेड वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, व्हाट मेजर 3 सेक्टर्स आर एसोसिएटेड विद छत्तीसगढ़ स्टेट जीडीपी। इसमें आप 3 सेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बता सकते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये इंडियन इकोनॉमी वाले पार्ट का क्वेश्चन है। मैंने आपको जीएसडीपी एक्सप्लेन किया अभी, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है जीडीपी के लिए। हम जीएसडीपी में क्या बोल रहे थे, स्टेट की बाउंड्री की बात कर रहे थे, वहीं पे जब हम जीडीपी की बात करेंगे तो इंडिया एज अ नेशन होल कि हमारी जो जोग्राफिकल बाउंड्री हम उसकी बात करेंगे। ये क्वेश्चन भी आप बना सकते हो, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या था, हाउ इज पर कैपिटा इनकम कैलकुलेटेड, डिस्क्राइब द प्रोग्रेस मेड इन पर कैपिटा इनकम इन लास्ट 5 years एट करेंट प्राइसेस इन छत्तीसगढ़। ठीक है, पर कैपिटा इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको बताया था टोटल जो जीएसडीपी है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, इससे हम कैलकुलेट करते हैं पर कैपिटा इनकम को। ठीक है, अब लास्ट 5 years का आपको डेटा इसमें याद रखना है। अगर आपको लास्ट 5 years का डेटा याद नहीं है तो आप कैसे बताओगे कि प्रोग्रेस हुआ है या नहीं हुआ है, वो भी एट करेंट प्राइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर का क्वेश्चन है, ये बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ छत्तीसगढ़ 23-24 एग्जामिन द सब सेक्टर्स विच कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट to the state's GSDP in agriculture and industry sector respectively। मतलब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में भी जो इनके सब सेक्टर्स हैं उनमें से कौन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो हम क्या करेंगे, जब हम नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे तो हर चैप्टर में, जैसे हमको एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है, हम जब वो पढ़ेंगे तो हम उसके सब सेक्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि किसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट वाज द शेयर परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर इन जीएसडीपी एज पर इकोनॉमिक सर्वे 22-23 इन छत्तीसगढ़। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, तो इकोनॉमिक सर्वे 22-23 के हिसाब से लिखना था। अब इस साल अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, 2025-26 के हिसाब से आपको शेयर परसेंटेज बताना है। शेयर परसेंटेज का यहाँ क्या मीनिंग है, हमको कंट्रीब्यूशन बताना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैंने हर एक चीज को एम्फेसाइज करके आपको समझाया है, हर एक चीज को क्लियर किया है। अब हम वीडियो को यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको लग रहा होगा कि और भी फैक्ट्स दिए गए हैं इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 1 में, लेकिन मैम ने उनको कवर नहीं किया है। तो इसमें क्या हुआ है कि जैसे रिव्यू वाला चैप्टर है, तो जो टोटल 17 चैप्टर्स है, हमारे टॉपिक्स जो 17 चैप्टर्स दिए गए हैं, हर एक चैप्टर के बारे में कुछ कुछ फैक्ट यहाँ चैप्टर 1 में लिखे गए हैं।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स लगेंगे। इससे बेटर है कि जब हम जनसंख्या पढ़ेंगे मतलब पॉपुलेशन, तो सारे जो जितने भी की फैक्ट्स हैं सब हम वहीं याद कर लेंगे, जिससे हमको एक एक टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, एक एक चीज़ें दिमाग में घुसेंगी। ठीक है? अब आपको क्या करना है, अभी तक आपने जो भी पढ़ा आप उसका नोट्स बनाइए। आप एक सेपरेट कॉपी बनाइए इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड, जिसमें आप सारे फैक्ट्स याद करके लिखेंगे, और हर एक वीडियो में जो भी कंटेंट है आप उसको पढ़ के उसी टाइम खत्म कर लीजिए, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो जाएगा और कवर नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है? आपको वीडियो कैसा लगा आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में आप यही भी बताइएगा कि ये जो मेथड है, ये जो पढ़ाने का तरीका है, ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और जो मैंने नोट्स बनाए हैं हैंड रिटन ऐसे, ये नोट्स भी आपके लिए हेल्पफुल लग रहे हैं या फिर नहीं लग रहे हैं, या फिर मुझे पीपीटी बनाना चाहिए, ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।